हमें पता है कि भारत का राज्य क्षेत्र 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और अन्य राज्य क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किया जाएगा। और ये हमें कैसे पता है? क्योंकि अनुच्छेद 1 में ये बातें लिखी हुई है। इसके अलावा अनुच्छेद 1 में शेड्यूल 1 के बारे में भी बताया गया है कि ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसकी पूरी सूची हमें यहीं मिलेगी, यानी कि अनुसूची 1 में मिलेगी। लेकिन ये जो लिस्ट है ये कोई फाइनल लिस्ट तो नहीं है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि भारत सरकार उस राज्य क्षेत्र का भी तो अधिग्रहण करेगी ही जो कि भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा अभी फिलहाल नहीं है। अब अधिग्रहण करेगी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? अगर हमें उसे इंडियन यूनियन में शामिल कराना हो तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, इसी का उत्तर देता है आर्टिकल 2। देखिए, भारत के आज़ाद होने के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र थे जो कि अभी भी भारत में शामिल नहीं हो पाया था। इसमें कुछ रियासतें थी और कुछ अन्य क्षेत्र भी था, जैसे कि गोवा हो गया, पुडुचेरी, दमन दीव इत्यादि को हम ले सकते हैं। अब इस सब को शामिल तो कराना ही था और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी था वो था एक संवैधानिक मार्ग प्रशस्त करना, ताकि जो काम अभी नहीं हो पा रहा है किसी कारण से वो बाद में तो हो सके। और बस फिर क्या था, अनुच्छेद 2 बना दिया गया। लेकिन ये जो अनुच्छेद 2 है ये कुछ काम का है भी कि नहीं, आइए इसे समझते हैं। इसे ध्यान से देखिए, ये है आर्टिकल 2 का ओरिजिनल टेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप 4 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। पहली बात तो ये कि सोर्स ऑफ पावर क्या है। अगर आप देखेंगे तो शुरू में ही लिख दिया गया है कि संसद इसका सोर्स ऑफ पावर है, यानी कि यह जो शक्ति है वो केंद्रीय विधायिका में निहित है, न कि कार्यपालिका में, और न्यायपालिका तो कर ही नहीं सकती है। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि प्रोसेस क्या होगी, तो प्रोसेस कानून के द्वारा होगी। इसका अर्थ है कि संसद अपनी विधायी प्रक्रिया के माध्यम से एक अधिनियम पारित करेगा और फिर इसे लागू करेगा, यानी कि किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा इसे नहीं किया जा सकेगा। तीसरी चीज़ हमें बताती है कि इसमें क्या किया जा सकता है, नेचर ऑफ पावर क्या है। तो इसमें 2 चीज़ें की जा सकती है, या तो प्रवेश किया जा सकता है यानी कि एडमिशन किया जा सकता है, या स्थापना की जा सकती है, एस्टैब्लिश की जा सकती है। यह 2 अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं जिस पर कि आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अब चौथी चीज़ जो हमें पता चलती है वो है विवेकाधिकार। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो संसद ठीक समझे। अब यह जो फ्रेज है यह संसद को बहुत ही ज़्यादा व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है, यानी कि यह संसदीय विवेकाधिकार का मामला है। संविधान निर्माताओं ने संसद को यहाँ पर बिल्कुल एक टिपिकल इंडियन HR वाली पावर दे दी है। मतलब बेटा तुम हमारे घर में आ तो सकते हो, लेकिन नियम और शर्तें हमारी ही होंगी, और वो शर्तें क्या होंगी वो हम पहले से नहीं बताएंगे, वो हमारे मूड के हिसाब से तय होगा। इसका उदाहरण मैं आगे भी आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये प्रवेश और स्थापना का जो सिद्धांत है वो कहता क्या है और इसका सही में मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रवेश के सिद्धांत की, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ एडमिशन की। तो देखिए, प्रवेश का अर्थ एक ऐसी राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल कराना है जो कि पहले से ही एक राज्य के रूप में अपना अस्तित्व रखता है। अब आप पूछेंगे कि पहले से अस्तित्व में है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि जिसका अपना एक संगठित समाज था या प्रशासन रहा है या फिर अपनी एक विधि व्यवस्था रही है और हेड ऑफ स्टेट रहा होगा। उदाहरण के लिए हम 1975 में जो सिक्किम का भारत में विलय हुआ उसकी बात कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि सिक्किम को शुरू में न तो पूर्ण राज्य बनाया गया था और न ही केंद्र शासित प्रदेश, उसे एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था संविधान में तो थी नहीं, इसीलिए एक नया अनुच्छेद ही बना दिया गया जिसका नाम था आर्टिकल 2A। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि संसद ने अपनी उसी शक्ति का इस्तेमाल किया जिसके तहत उसे टर्म्स एंड कंडीशन तय करने की शक्ति मिलती है। इस तरह से कुछ शर्तें तय की गई सिक्किम के पक्ष में और उन शर्तों को 10वीं अनुसूची बनाकर उसमें डाल दिया गया। ये काम किया गया था 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 की मदद से। लेकिन जब 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया
तब अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया गया क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत बची नहीं थी और सिक्किम भारतीय संघ में 22वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया और इस तरह से उसका नाम पहली अनुसूची में जुड़ गया। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी आपको कुछ नियम और शर्तें दिखेगी, लेकिन ये आर्टिकल 2A में नहीं जोड़ी गई बल्कि इसे आर्टिकल 371F के तहत जोड़ी गई, जिसने कि पुराने कानूनों को संरक्षण दिया और राज्यपाल को कुछ विशेष जिम्मेदारियां दी। इसे हम आर्टिकल 371 जब हम समझेंगे तब इसे अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे कि किस तरह से कुछ चीज़ों के मामले में सिक्किम को कुछ विशेषाधिकार दी गई। कहने का अर्थ यह है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एडमिशन है उसके माध्यम से एक बाहरी क्षेत्र इंडियन यूनियन में प्रवेश करती है। हालांकि यहाँ पर ये याद रखिएगा कि यह जो प्रक्रिया है ये आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो ये संधियों या समझौते के बाद ही होती है, लेकिन अंतिम रूप से संसदीय कानून द्वारा ही संपन्न उसे होना होगा क्योंकि आर्टिकल 2 हमें यही कहता है। दूसरी जो चीज़ है वो है स्थापना का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ पर अगर स्थापना का अर्थ देखें तो एक ऐसी राजनीतिक इकाई का निर्माण करना है जो पहले से राज्य के रूप में अस्तित्व नहीं रखता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि यह उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो भारत द्वारा एक्वायर किए गए हैं लेकिन अभी तक वो राज्य का दर्जा नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी को ले लीजिए। जब इन क्षेत्रों को पुर्तगाल और फ्रांस से लिया गया तो वे सीधे राज्य तो बने नहीं, संसद ने पहले उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और लगभग सारे को अभी भी केंद्र शासित प्रदेश ही बनाए रखा गया है, जबकि उसमें से गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संसद एक क्रिएटर की भूमिका निभा रही है, यानी कि वह जीरो से एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट को जन्म दे रही है। अब आप कहेंगे ठीक है, इतना तो हम समझ गए कि भारत द्वारा जो क्षेत्र अर्जित किया जाएगा वो भारतीय संघ का हिस्सा बन सकता है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये अर्जित होगा कैसे, इसके बारे में तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है। तो जी हाँ, इसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया है, लेकिन याद रखिएगा कि इसके बारे में कुछ इंटरनेशनल कंसेंसस ज़रूर है। वो क्या है? देखिए, कुछ इंटरनेशनल कंसेंसस के अनुसार राज्य क्षेत्र अधिग्रहण के कुछ तरीके बनाए गए हैं या माने जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, और वह भारतीय संसद भी अगर चाहे तो अनुच्छेद 2 के तहत इन तरीकों से प्राप्त भूमि को वो अपना राज्य बना सकती है और ऐसा किया भी गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो ऐसा तरीका है उसे हम कहते हैं अभ्यर्पण, सेसेशन। इसमें होता ये है कि एक संप्रभु राज्य द्वारा संधि के माध्यम से अपना क्षेत्र दूसरे राज्य को सौंप दिया जाता है। पुडुचेरी का उदाहरण लीजिए, फ्रांस ने एक संधि के माध्यम से यह क्षेत्र भारत को सौंप दिया। अब ये जो तरीका है ये सबसे आम या फिर कह लें कि शांतिपूर्ण तरीका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भी ऐसी संधियां की है। वो संधियां क्या है और किस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ज़मीनों का आदान प्रदान हुआ था, जो कि हाल ही की बात है 2015 में हुआ था, इसकी कहानी मैं आपको बेरुवारी मामले में बताऊंगा। जो दूसरा चीज़ है वो है कॉन्क्वेस्ट या एनेक्सेशन। इसमें होता ये है कि सैन्य बल द्वारा किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है और उसे अपने में मिला लिया जाता है। उदाहरण के लिए गोवा को देखिए, साल 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगाली शासन को समाप्त कर दिया और गोवा को भारत में मिला लिया। हालांकि अगर देखें तो जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो कि यूएन चार्टर द्वारा समर्थित है, वो इस तरह की चीज़ों पर सख्त रोक लगाता है, यानी कि ज़बरदस्ती कब्जा करना और इस तरह की चीज़ें इस पर रोक लगाती है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही है। उदाहरण के लिए हम रसिया और यूक्रेन का मामला ले सकते हैं, जिसमें रसिया ने ठीक ठाक ज़मीनें कब्जा ली हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। जो तीसरी चीज़ है वो है ऑक्यूपेशन या आधिपत्य। अब इसमें होता ये है कि किसी देश द्वारा किसी दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि यह क्षेत्र आमतौर पर वो क्षेत्र होता है जो किसी का नहीं होता है, या फिर कह लें कि कोई इस पर दावा नहीं कर रहा है। इसे आप इंडियन रेलवे के जनरल डिब्बे के तरह समझ सकते हैं। अगर कोई सीट खाली है और उस पर किसी का रुमाल या तौलिया नहीं रखा हुआ है तो जो पहले जाकर बैठ गया सीट उसकी, बस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तौलिए की जगह पर झंडा लगाना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई देश अंटार्कटिका के किसी हिस्से पर या फिर किसी नए द्वीप पर जाकर अपना झंडा लहरा देता है और दावा करता है कि अब से ये मेरा है, तो हो सकता है कि उसके दावे को मान लिया जाए और वो उसका बन जाए।
जो चौथी चीज़ है उसे हम कहते हैं अभिवृद्धि या एक्रिएशन। इसमें होता यह है कि प्राकृतिक कारणों से किसी क्षेत्र में वृद्धि हो जाता है, जैसे कि नदी की धारा बदल गया या समुद्र से कोई नई भूमि निकल आई। तो इस तरह से जो नई भूमि बनती है वो उससे सटा वाला जो देश होता है आमतौर पर उसे अपने संप्रभुता का क्षेत्र मान लेता है। हालांकि देखें तो ये कई बार विवाद का कारण भी बन जाता है, क्योंकि मान लीजिए भारत और बांग्लादेश या नेपाल के बीच एक नदी बहती है और वही नदी दोनों देशों की सीमा भी है, तो कल को अगर वो नदी थोड़ा सा भी शिफ्ट हो जाती है तो जाहिर है एक को नुकसान होगा, तो विवाद तो होगा ही। अब बात करते हैं जो पांचवा तरीका है उसे, जिसको कि हम बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन या चिरभोग। इसमें होता यह है कि किसी देश द्वारा किसी अन्य क्षेत्र पर लंबे समय तक निरंतर शांतिपूर्ण और निर्बाध नियंत्रण रखा जाता है। इससे होता यह है कि धीरे धीरे वहाँ के लोग मानने लग जाते हैं और फिर उस देश की संप्रभुता वहाँ पर स्थापित हो जाती है। फिर एक और तरीका है जिसे आमतौर पर चाइना द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। यह एक ऐसी रणनीति है जिसमें एक बड़े और आक्रामक लक्ष्य को छोटे छोटे लेकिन कम महत्वपूर्ण दिखने वाले टुकड़ों में हासिल किया जाता है, ताकि सामने वाले को बड़े युद्ध या कड़े विरोध का मौका ही ना मिले। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारे पड़ोसी देश चाइना अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे देश में पड़ोसी अक्सर करते हैं कि रात के अंधेरे में अपनी बाउंड्री वॉल या अपना गमला 2 इंच थोड़ी दूसरे की तरफ खिसका दो और दावा करो कि चलो ठीक है अब ये तो मेरा हो गया। तो चीन इसका इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर है, वो ये करने में माहिर है। वो एक साथ पूरी ज़मीन नहीं मांगता, बस रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, जैसे कोई चुपके से आपकी प्लेट से एक एक फ्रेंच फ्राइज चुरा रहा हो। जब तक आपको गुस्सा आएगा तब तक तो आधी प्लेट साफ़ कर चुका होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये सारे काम जो हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, लगभग 6 काम मैंने आपको बताया यहाँ पर, वो भारत भी कर सकता है। और इसकी एक बड़ी वजह है थियरी ऑफ इनहेरेंट सोवरेनिटी, जिसे कि हम हिंदी में अंतर्निहित संप्रभुता का सिद्धांत कह सकते हैं। याद रखिए, जब एक देश खुद को सॉवरेन घोषित करता है तो एक सॉवरेन नेशन होने के नाते जो क्षेत्र अर्जित करने की शक्ति होती है उसे वो अपने आप ही मिल जाती है, क्योंकि यह संप्रभुता की एक अंतर्निहित प्रकृति है। तो ऐसे में अगर देखें तो भारत भी ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि भारतीय संविधान हमें अनुच्छेद 2 सिर्फ ये बताता है कि जिस क्षेत्र का तुमने अधिग्रहण किया है उसे तुम कैसे भारतीय संघ में शामिल कराओगे। उस क्षेत्र का अधिग्रहण कैसे किया गया है, अनुच्छेद 2 का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करने में सक्षम है तो अब आप सोचो कि भारत को किस किस क्षेत्र का अधिग्रहण करना चाहिए। लेकिन जाने से पहले क्या आपको याद है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि संसद के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, विवेकाधीन शक्तियाँ होती है, जिसकी मदद से राज्य निर्माण के समय वो ऐसे नियम और शर्तें बना सकता है जो उसे सही लगता है। इसे सुनकर आपको तो यही लगेगा कि संसद तो फिर जो नियम और शर्त चाहे वो बना सकता है। ऐसा ही था जब तक कि सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं टपक पड़ा। 2 मामले मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि संसद की शक्ति पर किस तरह की सीमा लगाई गई है। तो पहला जो मामला है वो है मंगल सिंह बनाम भारत संघ का मामला। ये 1967 का मामला है। देखिए, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों का निर्माण किया गया था। इस मामले में चुनौती दी गई कि संसद ने राज्यों के गठन में संविधान का उल्लंघन किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये मामला जाता है और सर्वोच्च न्यायालय इसमें अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया और ये कहा कि संसद को अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नए राज्यों को स्वीकार करने या स्थापित करने की शक्ति है, लेकिन उसे ऐसा राज्य स्थापित करना पड़ेगा जो संविधान द्वारा परिकल्पित लोकतांत्रिक पैटर्न के अनुरूप हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि संसद किसी ऐसे राज्य का निर्माण नहीं कर सकती जो कि तानाशाही हो। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि भारत भी तानाशाही नहीं है। दूसरी बात, नए राज्य में विधायी, कार्यकारी और जो न्यायिक अंग होंगे वे संविधान के अनुरूप होंगे और संविधान के मूल ढांचे के अनुसार काम करेंगे। तीसरी बात, संसद किसी नए राज्य को गुलाम या अधीनस्थ राज्य का दर्जा नहीं दे सकती है, उसे भारत के संघ में समानता देनी ही होगी। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर एक दूसरा मामला है जिसका नाम है आरसी पौड्याल बनाम भारत संघ का मामला, जो कि 1994 का मामला है। ये सिक्किम से जुड़ा हुआ है और आर्टिकल 371F से जुड़ा हुआ है। दरअसल सिक्किम के भारत में विलय के बाद
संसद ने अनुच्छेद 371F जोड़ा, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसका जो खंड F है, इसके तहत सिक्किम विधानसभा में 32 में से 12 सीटें भूटिया लेप्चा समुदाय के लिए और 1 सीट बौद्ध संघ के भिक्षुओं के लिए आरक्षित की गई थी। तो ऐसे में याचिकाकर्ता आरसी पौड्याल ने इसे चुनौती दी थी कि यह धर्म के आधार पर आरक्षण है, जो कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। सरकार ने भी अपना तर्क रखा कि अनुच्छेद 2 संसद को शर्तें तय करने का विवेकाधिकार देता है। अब चूंकि सिक्किम एक विशेष संधि और जनमत संग्रह के बाद हुआ था, इसीलिए ये शर्तें एक राजनीतिक प्रश्न है और न्यायिक समीक्षा से परे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 5-2 के बहुमत से निर्णय सुनाया कि अनुच्छेद 2 के तहत संसद की शक्ति असीमित नहीं है। संसद जो भी शर्तें तय करती है वे न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी, और दूसरी बात, जो भी शर्तें होंगी उससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। हालांकि न्यायालय ने ये माना था कि सिक्किम की जो ऐतिहासिक और जो डेमोग्राफिक स्टेटस है वो काफ़ी यूनिक है, इसीलिए विभिन्न समुदायों के बीच शांति बनाए रखने के लिए जो मैथमेटिकल इक्वालिटी है उससे अगर थोड़ा सा विचलन हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों को संवैधानिक रूप से भारत में मिलाने के लिए है जो वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। चूँकि भारत की वर्तमान सीमाएं स्थिर है, इसीलिए अभी अनुच्छेद 2 एक डोरमेंट पावर के रूप में संविधान में मौजूद है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, चूँकि भारत में अखंड भारत की परिकल्पना मौजूद है, यदि भविष्य में ऐसी कोई जियोपॉलिटिकल स्थितियाँ बनती है और कोई पड़ोसी क्षेत्र जैसे कि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र हो गया या पूरा पाकिस्तान ही हो गया, कौन जाने, भारत में अगर शामिल होना चाहता है तो अनुच्छेद 2 ही उसके लिए संवैधानिक द्वार खोलेगा। तो भारत देखें तो इंतजार ही कर रहा है कि बस एक बार आ जाओ, उसके बाद तुम जा नहीं पाओगे, क्योंकि भारत एक इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है। यहाँ बस आने का रास्ता है और जाने का नहीं। तो अभी के लिए हम उस दिन का इंतजार करेंगे और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अच्छे से समझने के लिए इसे एक सीक्वेंस में देखें, जैसा कि मैंने सीक्वेंस दे रखी है। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो वो भी ज़रूर पूछिए।